हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग के जो भी आपके 100 टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम आपको करवा रहे होंगे। ये इसमें मैंने सिर्फ आपके यूनिट 3 और यूनिट 4, ठीक है, वहीं से मैंने इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। जो आपका यूनिट 3 है और यूनिट 4 है उसमें जितने भी आपके 100 टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने इंक्लूड कर रखा है। इसमें मैंने 2 तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। एक आपके जो 100 टाइप के जो आपके 9 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं वो क्वेश्चन, और एक मैंने आपके जो आपके एमसीक्यू टाइप के 4 क्वेश्चन आते हैं उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है, वो हम आपको करवा रहे हैं। और इसका पार्ट 1 मतलब इसके लगभग 30 क्वेश्चन हमको पहले से करवा दिया है हमने। तो ये आप करीब 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो बहुत अच्छे से आप इसको करिएगा। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं जो जिस टॉपिक से पढ़ाऊँगी वो उस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। बाकी क्वेश्चन पूछने का उनका तरीका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। मैंने आज ही आपको प्रत्यक्षीकरण पे, स्मृति पे आधारित, प्रेरणा पे आधारित वीडियो दिया हुआ है। यूनिट 3 मतलब 4 मैंने करा दिया है, तो उसी में सब कुछ है, तो आप उसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और यहाँ से शॉर्ट टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे आपको उसका आंसर लिखना है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दी हूँ। तो प्रत्यक्षीकरण क्या होता है वो आपको जानना है। मैंने आपको बताया था प्रत्यक्षीकरण जानने से पहले आपको संवेदना जानना जरूरी है कि संवेदना क्या होती है। तो संवेदना इंद्रियों द्वारा प्राप्त जो पहला ज्ञान होता है वही संवेदना होती है। और किसी संवेदना की हम जो व्याख्या करते हैं, जो उसका विश्लेषण करते हैं और जो उसके बारे में हम जानकारियाँ, अतिरिक्त जानकारियाँ एकत्रित करते हैं, वही आपकी प्रत्यक्षीकरण होती है। तो प्रत्यक्षीकरण एक जटिल संज्ञानात्मक मतलब एक मानसिक प्रक्रिया होती है, और जिसके द्वारा हमें पर्यावरण में उपस्थित उत्तेजना एवं तत्कालिक जो अर्थ है, वो अर्थपूर्ण जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है। और मनोविज्ञान जो है वह मानव व्यवहारों का अध्ययन का विज्ञान होता है, और इस अध्ययन में प्रत्यक्षीकरण की बहुत भूमिका होती है। तो इस तरह से आप 100 टाइप के क्वेश्चनों के आंसर लिख रहे होंगे। आपने 2-3 पेपर दे भी चुका है, तो आपको कहीं भी 100 टाइप के क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम नहीं आती होगी। बात करते हैं रुचि और अवधान में क्या अंतर होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरेस्ट और जो आपका अटेंशन है दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आप कहेंगे कि दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जिस तरह से एक सिक्का होता है उसका हेड एंड टेल होता है, उसी तरह से रुचि और अवधान भी एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब हम किसी चीज़ पर कोई रुचि लगाते हैं, मतलब रुचि के कारण कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर ध्यान देता है, तो अवधान के कारण उस वस्तु में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब आप अपनी रुचि के कारण किसी विषय वस्तु पर अवधान लगाते हैं, ठीक है, अवधान देते हैं, तो वो अवधान के कारण आपकी उस विषय में रुचि उत्पन्न हो जाती है। जैसे मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि जब आप अपनी रुचि के कारण, अपनी इंटरेस्ट के कारण किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको उस पर ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है। और जैसे ही आप किसी वस्तु पर ध्यान लगाते हैं, जैसे आप ध्यान लगाते रहेंगे उस वस्तु पर, आप फोकस करके पढ़ेंगे, तो उसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। यही रुचि और अवधान आपका होता है, और ये मैकडूगल ने कहा था। अगला है अवधान की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो अवधान की एक परिभाषा, डम्पिल के अनुसार एक परिभाषा अवधान की बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको पढ़ना है। डम्पिल कहते हैं कि अवधान अन्य वस्तुओं की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण है। किसी बहुत सारी वस्तुओं की अपेक्षा जब आप किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को फोकस करते हैं, ध्यान को केंद्र में रखते हैं, किसी एक चीज़ पर आप फोकस करके, जैसे अभी आप पढ़ रहे होंगे तो आप मान लीजिए आपने लेट लगाया है, तो आपका पूरा ध्यान इस वीडियो में, मैं जो बोल रही हूँ इस पर है, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ रहे हैं। तो जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट पर ध्यान देकर अपनी पढ़ाई करते हैं या किसी एक ऑब्जेक्ट पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, वही अवधान होता है। आगे हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताया था, उन बुद्धियों का नाम भी याद रखना है, सामाजिक, मूर्त और अमूर्त बुद्धि। तो मैं आपको बुद्धि के प्रकार में तीनों बुद्धियों को क्या क्या, किस तरीके, कौन सी बुद्धि सामाजिक बुद्धि में जाएगी, कौन सी मूर्त में, कौन सी अमूर्त में, वो करा रखा है। तो यूनिट 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर देख के जाइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका है आयु का पूरा सूत्र क्या होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कराया था और इसमें भी आपको करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आयु का फुल फॉर्म या आयु का जो सूत्र है वो पता होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं यमे अपान सी ए क्रॉस 100। यमे का मतलब होता है उसकी मेंटल एज, ठीक है, मतलब उसकी मेंटल एज क्या है, वो यमे का मतलब होता है मेंटल एज से। और सी ए का मतलब होता है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, मतलब उसका जो कालक्रमिक
आय या आप वास्तविक आय भी कहते हैं, तो ये आपका होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि के बारे में कि बुद्धि क्या है। तो आपको ऐसे शॉर्ट टाइप के जितने भी आपके जैसे जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए आपके बारे में बिहेवियर दिया है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन दिया है, टाइप ऑफ बिहेवियर दिया है, तो इन सब के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। यूनिट 5 जैसे ही मैं आपको ज़रूर करा दूंगी, ठीक है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद क्या है, आपको ये शॉर्ट टर्म पता रहेगा तो आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करके आएंगे। तो हमें बुद्धि क्या है उसके बारे में जानना है। तो बुद्धि एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमें वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें क्या आपसी संबंध है उसको खोजने के लिए हम जो ज्ञान प्राप्त करने में जो हमारी सहायता करती है वही हमारी बुद्धि होती है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस किस स्टेट से हैं और मतलब कहाँ से, कौन कौन से राज्य से, और जो है आपके राज्य में आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, वो भी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी जान सकें कि मेरा वीडियो कहाँ तक बच्चों के लिए लाभदायक हो रहा है। ठीक है, तो एक बार मुझे ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए मैं आपसे बस इतना चाहती हूँ, अगर आप इस वीडियो से आपको जो है 2-4% भी लाभ हो रहा है तो एक बार अपने स्टेट का नाम जो है आप ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गैरेट के अनुसार अल्परेडा के प्रकार आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपसे पूछ लेगा कि जो भूख है वो किस प्रकार की अल्परेडा है, तो आपको बताना रहेगा। वो आपको दे देगा कि बताइए गैरेट के अनुसार जो भूख है वो किस प्रकार की अल्परेडा है, तो आप बताइएगा कि एक प्रकार की जैविक अल्परेडा आपकी कहलाती है। जैसे भूख लगना, क्रोध लगना, भय लगना, नींद लगना, मल मूत्र का त्याग करना, ये सब आपकी जैविक अल्परेडा है। ठीक है, उसके बाद आपका सामाजिक अल्परेडा आता है जो समाज से जुड़ा है। जैसे समाज से आप प्रेम चाहते हैं, आत्म सुरक्षा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो ये सब आपके सामाजिक अल्परेडा से जुड़ा होगा। अगला है आपका मनोवैज्ञानिक अल्परेडा, मतलब जो आपकी मतलब पलायन है, जिज्ञासा है, ईर्ष्या है, ये सब आपकी जो है वो मनोवैज्ञानिक अल्परेडा के अंतर्गत आती हैं। अगला मैस्लो के अनुसार भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मैस्लो ने 2 प्रकार के अल्परेडा बताए थे, एक बताए थे जन्मजात अल्परेडा, एक बताए थे अर्जित। जन्मजात का मतलब है जिसे आप जन्म से ही प्राप्त कर लेते हैं, जैसे भूख हुआ, निराश हुआ, नींद हुआ, मलमूत्र का त्याग हुआ, ये सब जैविक अल्परेडा हैं। और अर्जित अल्परेडा का मतलब है जो आप समाज से या सीख करके जो चाहते हैं, जैसे पद हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, मान सम्मान हो गया, प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, और जो परोपकार हो गया, ये सब आपके जो है वो अर्जित अल्परेडा होती हैं। अगला है अल्परेडा हम कहते किसे हैं। तो सामान्य रूप में अल्परेडा एक प्रकार का प्रेरक होता है जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति व किसी निश्चित ज्ञान के व्यवहार के लिए व्यक्ति को अग्रसर करता है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करता है, वही आपकी अल्परेडा होती है। अब अगर हम बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर रखा है ताकि आप समझ सके कि किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य आपको ये बताना है कि क्वेश्चन बनता कैसे है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो सीखना अधिगम क्या है। तो अधिगम क्या भाषा का शुद्ध ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है, बच्चों को पढ़ाना है, या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। तो आपका ये पहला सही हो जाएगा कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। मैंने सोचा है कि मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगी, क्योंकि बहुत कम टाइम है, जैसे कल ही आपका एग्ज़ाम है दोपहर में, तो फिर जैसे आज आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पास नोट करने का टाइम ना हो, तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगी। आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके पीडीएफ ले लीजिएगा और वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ लीजिएगा, उसके बाद वहाँ से आप लोग रिवीजन करिएगा। सीखने में परिघटना में क्या आवश्यक घटक नहीं होता है। तो जो बाह्य अल्परेडा होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बाह्य अल्परेडा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है। प्रेरक भी मतलब मोटिवेशन भी ज़रूरी होता है, शिक्षक भी ज़रूरी होता है, कोई जो सीखने वाला है वो भी ज़रूरी है, लेकिन कोई बाह्य मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है कि बाह्य मोटिवेशन मिले तभी आप सीखें। अगला है स्कूल के भीतर जो है मतलब भी स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह पर क्या चलता रहता है। क्या विकास की प्रक्रिया चलती है, बालक शरारती होता है, शिक्षक प्रगति होता है, या सीखने की प्रक्रिया। तो ये सीखने की प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। मैंने जो भी आंसर है इसका मैंने वो जो है हाईलाइट कर दिया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला है अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन लाता है, मतलब वो
ये कथन किसने कहा था कि अनुभव जो है वो व्यवहार में परिवर्तन लाना है? तो ये गेट्स के महोदय के कथन है कि अनुभव जो है वो व्यवहार में परिवर्तन है। अगला है, जो बालकों में अधिगम होता है वो किसके द्वारा होता है? क्या वो शिक्षण द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण से होता है, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से होता है, किसी ज्ञान को रटने से होता है और किसी क्रिया को करके होता है? तो हम कहेंगे कि आपका जो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि जब हम किसी कार्य को करते हैं, जब बालक किसी काम को करता है तो उसका अधिगम जो है वो अच्छा होता है। अगला है, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का कथन है कि सीखना जो है वो विकास की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसकी देन है? तो ये स्किनर का सिद्धांत है। देखिए हिंदी में आप पढ़ेंगे तो अलग अलग तरह के आपको सिद्धांत के नाम देखने को मिलेंगे, तो हम आपसे कहेंगे कि आप इंग्लिश में सिद्धांत के नाम पढ़ लीजिएगा। तो आपसे जैसे पूछता है क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, तो वो स्किनर का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में शिक्षार्थी और मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं कि अधिगम जो है वो डाट डाट चलने वाली एक प्रक्रिया, एक निरंतर प्रक्रिया होती है, तो वो है जीवन पर्यंत। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया होती है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? क्या शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य होता है, अधिगम की इच्छा होती है या प्रेरणा होती है या उपयुक्त सभी होता है? तो डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगला है, अधिगम की प्रकृति क्या है? क्या तथ्यात्मक होती है, गुण दोष विवेचन पर आधारित होती है, बौद्धिकता होती है या यह सभी? तो हम कहेंगे इसका डी ही ऑप्शन सही है, इसमें सभी हो जाएगा। अगला है, बच्चों के व्यवहार में मतलब बच्चों के सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? क्या सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है? क्या सीखने के लिए बाह्य प्रेरणा आवश्यक होती है? क्या सीखने के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है? या बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों से भिन्न तरीके से सीखते हैं? तो सीखने के बारे में कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है? तो हम कहेंगे सीखने के लिए कोई बाह्य प्रेरणा की जरूरत नहीं होती है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन जनरली ये नहीं होती है। हमें सीखने के लिए अगर आप अंदर से मोटिवेटेड हैं तो फिर आपको किसी बाह्य प्रेरणा की जरूरत नहीं होगी। अगला है, प्रेक्षणात्मक अधिगम किस संप्रदाय कृष्ण का है? ठीक है, आपने पढ़ा होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, तो ये बंडूरा का सिद्धांत है, यही प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला है, अधिगम में प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया सिद्धांत था, प्रत्यय और भूल का सिद्धांत। तो ये आपके टोटल आपके 20 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, और इसका जो पहला पार्ट है वो भी आप देख लीजिएगा, उसमें करीब 30 क्वेश्चन है, तो करीब 50 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। इसमें से 50 में से आपको 8-10 क्वेश्चन ही चाहिए, तो हो सकता है यहीं से सारे क्वेश्चन बन जाए, पर इसी भरोसे में मत रहिएगा कि यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे। आपको अपना सारा टॉपिक्स जो है वो क्लियर करना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को ज़रूर दोस्तों तक शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको अगले पेपर की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क और अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम।